हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाऊंगी, वो है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और इसका स्कोप और इसकी इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, ये 4 मार्क्स में और 6 मार्क्स के अंदर आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले बात करेंगे इसके मीनिंग की कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में व्यष्टि को माइक्रो कहा जाता है। माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा। अंग्रेजी भाषा का यह शब्द ग्रीक भाषा के माइक्रोज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है स्मॉल। तो ये आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है कि अंग्रेजी भाषा में व्यष्टि को माइक्रो कहा जाता है और अंग्रेजी भाषा का यह शब्द ग्रीक भाषा के माइक्रोज से लिया गया है। अंडरलाइन करना है आपको इनको, जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा या स्मॉल। व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल एक आर्थिक इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, जैसे एक व्यक्तिगत गृहस्थ की नमक के लिए मांग, अथवा कुछ आर्थिक इकाइयों के छोटे से समूह जैसे बाजार की नमक के लिए मांग। तो मतलब इसमें क्या है, एक सिंगल पर्सन की डिमांड के बारे में हम, मतलब डिमांड जो एक सिंगल पर्सन है, एक सिंगल फर्म है, उसके बारे में हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अतएव व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत इकाइयाँ, मतलब हम उसमें क्या करते हैं? इंडिविजुअल जो हमारी चीज़ें होती हैं उनका हम अध्ययन करते हैं, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। मेन बात आपको इसमें यही लिखनी है। इंट्रोडक्शन में आप इसका यहाँ तक लिख सकते हो, आप इनका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आपको समझ आ जाएगा तो आप खुद ही लिख लोगे कि माइक्रो माइक्रो अंग्रेजी भाषा का माइक्रो शब्द किससे लिया गया है? माइक्रोज से लिया गया है। और माइक्रोज शब्द किसका है? ग्रीक भाषा का है, जिसका अर्थ क्या होता है? स्मॉल होता है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं, और जैसे व्यक्तिगत गृहस्थ की नमक के लिए मांग और अथवा कुछ आर्थिक इकाइयों के छोटे से समूह जैसे बाजार की नमक के लिए मांग। तो ये आपको 4 से 5 लाइन आपको इंट्रोडक्शन में लिख के उसके बाद आपको क्या लिखना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत इकाइयों जैसे कि एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक उद्योग की आर्थिक क्रियाओं तथा किसी एक विशिष्ट वस्तु के मूल्य का अध्ययन करते हैं। एक वस्तु, एक फर्म, एक उपभोक्ता की जब हम क्रियाओं का अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम समूहों का भी अध्ययन करते हैं, जैसे एक बाजार मांग वक्र जो व्यक्तिगत मांग वक्रों को जोड़ता है। तो आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र का मीनिंग समझ आ गया होगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत इकाइयों जैसे एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इसके क्षेत्र की कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र या मतलब इसकी विषय सामग्री क्या होती है। तो आपको क्या याद रखना है? इसकी विषय सामग्री में आपका स्कोप भी आएगा और इसकी इम्पोर्टेंस भी आएगी। सबसे पहले बात करते हैं स्कोप की। अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम जरूर बनाएं, क्योंकि डायग्राम से आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, और इकोनॉमिक्स में तो डायग्राम के आपको मार्क्स मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है इसकी स्कोप में आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है आपका मांग का सिद्धांत, मतलब थ्योरी ऑफ डिमांड। कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में यह अध्ययन क्या, स्कोप का मतलब यही होता है ना कि इसके अंदर क्या क्या अध्ययन करते हैं हम, क्या क्या चीज़ें होती है तो बताएंगे हम। एक तो इसमें क्या होता है? थ्योरी ऑफ डिमांड। व्यष्टि अर्थशास्त्र में यह अध्ययन किया जाता है कि किसी वस्तु की मांग कैसे निर्धारित होती है। इसके अंतर्गत मांग के सिद्धांत का भी अध्ययन किया जाता है कि एक व्यक्ति की मांग कैसे करता है व्यक्ति, और कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो एक व्यक्ति की मांग को प्रभावित करते हैं। और मांग के सिद्धांत का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका उत्पादन का सिद्धांत, मतलब थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम उत्पादन के सिद्धांत का भी अध्ययन करते हैं। एक फर्म उत्पादन के साधनों को एकत्रित करके उत्पादन करती हैं। इनसे संबंधित उत्पादन फलन तथा उत्पादन के नियमों का अध्ययन किसमें किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। कि देखो, जैसे एक फर्म उत्पादन करती है, उत्पादन करने के लिए कौन कौन से साधन की आवश्यकता होती है, उत्पादन कैसे किया जाएगा, उसके नियम, उसके सिद्धांत, सब चीज़ों का अध्ययन, उत्पादन से संबंधित जितने भी सिद्धांत है, जितने भी नियम है, सबका अध्ययन किस में किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। थर्ड पॉइंट है आपका कीमत निर्धारण का सिद्धांत, मतलब थ्योरी ऑफ अ प्राइस डिटर्मिनेशन। व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत निर्धारण के सिद्धांत का भी अध्ययन किया जाता है। उत्पादित वस्तुओं को विभिन्न परिस्थितियों में खरीदा व बेचा जा सकता है, जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार में वस्तु की कीमत निर्धारण से संबंधित समस्याओं का अध्ययन कीमत निर्धारण सिद्धांत में किया जाता है। इस सिद्धांत में मांग तथा पूर्ति की दशाओं का भी विश्लेषण किया जाता है। कीमत निर्धारण मतलब
किसी चीज़ की, किसी वस्तु का प्राइस डिसाइड करना कि उसका प्राइस कैसे डिसाइड किया जाएगा, कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे प्राइस पे इफ़ेक्ट करते हैं, उन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रख के ही हम वस्तु का प्राइस क्या है डिसाइड करते हैं। तो वस्तु का जो प्राइस होता है वो किसके अंतर्गत डिसाइड किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है आपका साधन कीमत सिद्धांत, मतलब थ्योरी ऑफ अ फैक्टर प्राइसिंग। वस्तु को बेचने से जो आय प्राप्त होती है उसका उत्पादन के साधनों में साधन कीमत अर्थात मजदूरी, ब्याज, लगान, लाभ आदि के रूप में बंटवारा किया जाता है। साधन कीमत के निर्धारण अर्थात बंटवारे से संबंधित समस्याओं का अध्ययन साधन या कारक कीमत के सिद्धांत में किया जाता है। मतलब हमारी 4 फैक्टर होती है, जैसे मजदूरी, ब्याज, लगान, लाभ। ठीक है, वस्तु का उत्पादन हमने कर लिया, वस्तु का उत्पादन करने के बाद हमने प्राइस भी डिसाइड कर लिया। प्राइस डिसाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि किसको कितनी मजदूरी देनी है, कितना ब्याज हो गया, कितने लगान, कितना हमें लाभ बच गया है, तो हम उनको डिवाइड कर देंगे। तो साधन कीमत का निर्धारण भी हम किस में करेंगे, किसमें करेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र में करेंगे। तो ये आपके 4 पॉइंट हैं। इन 4 पॉइंट आपको अच्छे से लर्न करना है कि मांग का सिद्धांत, उत्पादन का सिद्धांत। आपको सबसे पहले पता होगा ना, कोई वस्तु की मांग किया जाएगा, फिर उसके उत्पादन किया जाएगा, फिर उसके क्या है कीमत का निर्धारण किया जाएगा, और उसके बाद साधन कीमत सिद्धांत। तो ये 4 पॉइंट है आपके स्कोप के, व्यष्टि अर्थशास्त्र के स्कोप के 4 पॉइंट आपको अच्छे से लर्न करने हैं। उसके बाद आपके आते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व, कि अगर हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हमें क्या है महत्व इसका होता है। सबसे पहला पॉइंट है आपका अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली। मतलब हमें पता लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है। जब हम एक व्यक्ति की मांग का अध्ययन कर लेंगे तो हम ऐसे एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हाँ, बहुत सारे व्यक्ति इस चीज़ की डिमांड कर रहे होंगे, तो हमें अर्थव्यवस्था का पता लगता रहेगा कि अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा एक अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके द्वारा ज्ञात होता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंग जैसे उपभोक्ता, फर्म आदि कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं या नहीं। मतलब हमें पता लग जाएगा कि उपभोक्ता अच्छे से कार्य कर रही है नहीं, फर्म अच्छे से कार्य कर रही है नहीं। मतलब सारी अर्थव्यवस्था का हमें संपूर्ण अध्ययन हो जाएगा और हम कोई भी डिसीजन ले पाएंगे। सेकंड पॉइंट है आपका भविष्यवाणी, मतलब प्रिडिक्शन। व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत भविष्यवाणी के आधार पर बनाए जाते हैं, परंतु ये भविष्यवाणियाँ कुछ शर्तों पर आधारित होती है। इनका निम्नलिखित रूप होता है। यदि एक विशेष घटना घटित होती है तो उससे कुछ विशेष परिणाम निकलेंगे। उदाहरण के लिए, यदि मांग बढ़ेगी तो कीमत बढ़ने की संभावना होगी। मतलब ना कुछ प्रिडिक्शन करते हैं हम, वो प्रिडिक्शन हमारी जरूरी नहीं है कि हमारी सही हो, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि वो गलत भी हो जाए, लेकिन इसमें हम प्रिडिक्शन करते हैं। वो प्रिडिक्शन हमारे लिए कई बार फायदेमंद भी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यदि मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ जाती है ना जब किसी चीज़ की, तो वैसी बात है कीमत के बढ़ने की संभावना। अगर मांग बढ़ेगी ना तो हम क्या सोचेंगे कि मांग घटाने के लिए हम प्राइस बढ़ा देंगे। अगर प्राइस बढ़ा देंगे तो खुद ही मांग हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ रहे हो ना। जैसे किसी चीज़ का प्राइस क्या है ज़्यादा, तो हम उसका क्या कर देंगे, किसी चीज़ की डिमांड अगर ज़्यादा है तो उसका प्राइस हम क्या कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे। अगर प्राइस ज़्यादा कर देंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, है ना। तो ये आपका पॉइंट है, ठीक है, कि प्रिडिक्शन कर सकते हैं हम कि अगर किसी चीज़ की मांग बढ़ रही है तो हम कीमत बढ़ाने की संभावना उसमें हो सकती है। थर्ड पॉइंट है आपका आर्थिक नीतियाँ, मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी। व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग आर्थिक नीति बनाने के लिए किया जा सकता है। कीमत नीति एक ऐसा उपकरण है जो इस कार्य में सहायक सिद्ध होता है। इसके प्रयोग से हम अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली सरकारी नीतियों का विश्लेषण कर सकते हैं। हम यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि सरकार की नीतियों का संसाधनों में बंटवारे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब हम इकोनॉमिक्स जो पॉलिसीज होती है आपकी, वो बनाने में सरकार की क्या करती है, हेल्प करती है। जब सरकार देख लेगी कि हमारी इकोनॉमिक कैसे चल रही है, मतलब उसका कार्यप्रणाली कैसी है, तो उसका विश्लेषण करके वो क्या है नीतियाँ बनाती है और संसाधनों का क्या करती है, बंटवारा करती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वो है आर्थिक कल्याण। फोर्थ पॉइंट है ये आपका मतलब आर्थिक कल्याण मतलब इकोनॉमिक वेलफेयर। व्यष्टि अर्थशास्त्र द्वारा आर्थिक कल्याण की दशाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। यह आदर्शात्मक विज्ञान
का मुख्य विषय है। व्यष्टि अर्थशास्त्र इस बात का सुझाव देता है कि आर्थिक कल्याण के आदर्श को कैसे प्राप्त किया जाए, मतलब क्या है, कैसे करना है, कब करना है, ये सब चीज़ों का मतलब हमारा किस में अध्ययन किया जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाएगा। उसके बाद 5th पॉइंट है आपका प्रबंध संबंधी निर्णय, मतलब मैनेजरियल डिसीजन। व्यावसायिक फर्में व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग प्रबंध संबंधी निर्णय लेने के लिए करती है। इस संबंध में लागतों तथा मांग के विश्लेषण द्वारा बनाई गई नीतियों का महत्व है। मतलब अगर किसी मैनेजर को डिसीजन लेना है कि हम अपनी कॉस्ट को कैसे रखें, कैसे नहीं, कैसे कौन कौन से हम नियम बनाएं, कौन कौन सी हम पॉलिसीज़ बनाएं, तो इन सब का डिसीजन क्या है, एक मैनेजर आसानी से ले सकता है। 6th पॉइंट है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग। व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्या, जैसे हमारे व्यापार से असंतुलन, विदेशी विनिमय दर आदि को समझा जा सकता है। ठीक है, तो इन सब का भी अध्ययन कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं हम एक देश का दूसरे देश से, तो हम पूरा सोल्यूशन इस चीज़ का भी कर सकते हैं। तो ये 6 पॉइंट आपके मैंने क्या है महत्व के बता दिए, इंपॉर्टेंस के बता दिए। इससे पहले जो 4 पॉइंट मैंने बताए थे ये आपके स्कोप के थे, तो उम्मीद है आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर किसी पॉइंट में डाउट है या इस टॉपिक में डाउट है तो आप दोबारा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।